हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स यहां पे दिया है, इज इट्स ओन एडजॉइंट। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट फिर से यही मैट्रिक्स आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है। हेंस सॉल्व द सिस्टम, यहां पे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं, ये तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे 3 चीजें आती है। सबसे पहले हमें एडजॉइंट चेक करना है, देन हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है और देन हमें लास्ट में सिस्टम सॉल्व करना है, ये जो गिवन सिस्टम है उसको। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट खुद यही मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स ले लेंगे हम। तो हम यहां पे लेंगे लेट वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे, दैट इज -4 -3 1 0 1 और देन है 4 4 3। तो ये हमने इसको गिवन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स ले लिए और अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें उसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें एडजॉइंट मिलता है। तो चलो सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स है, सभी के सभी 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और कोफैक्टर फाइंड आउट करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। हमने एडजॉइंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कोफैक्टर का हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना, 2x2 मैट्रिक्स का हो या 3x3 मैट्रिक्स का हो, तो वहां पे सभी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना वो हमने वो वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपका एडजॉइंट और कोफैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहां पे डायरेक्टली उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलो हम यहां पे निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम यहां लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और ये बनाना काफी आसान है। सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहां फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले -4 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -4 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये होगा 0 -4, तो ये -4। देन यहां पे -3 का कोफैक्टर, रो और कॉलम छोड़ो, ये 3 -4 हो जाएगा -1 और साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। देन नेक्स्ट यहां पे ये 3 का कोफैक्टर, तो रो कॉलम छोड़ो, तो ये 4 -0, तो ये बनेगा 4। देन नेक्स्ट ये एलिमेंट का कोफैक्टर, रो और कॉलम छोड़ो, तो यहां पे जो बचेगा दैट इज -9 और ये हो जाएगा +12। -9 और +12 कितना, दैट इज 3 और साइन चेंज करेंगे तो हम यहां लिखेंगे -3। देन यहां पे ये एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ो, तो ये बनेगा दैट इज -12 और ये -12 और +12, तो ये हो जाएगा 0। देन नेक्स्ट यहां पे ये एलिमेंट का अगर आप चेक करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ो, तो यहां पे -16 और ये +12, -16 +12 कितना, -4 और साइन चेंज करेंगे तो +4। ठीक है। देन नेक्स्ट हम ये एलिमेंट का यहां पे रो और कॉलम छोड़ो, तो ये -3 ओनली और यहां पे -3 लिखेंगे और यहां पे ये एलिमेंट के लिए रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो बनेगा यहां पे -4 और +3, -4 +3 कितना, -1, साइन चेंज करेंगे +1 और 3 के लिए यहां पे हम लिखेंगे दैट इज ओनली 3। तो फाइनली हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते समय गलती करते हैं
क्योंकि जब भी कोई नंबर का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसका रो और कॉलम छोड़ना होता है, देन आफ्टर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और वहां गलती होती है। गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कोफैक्टर में एक भी नंबर अगर आपका रॉन्ग हो गया तो पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे में गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिए और अब हमें ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलो हम चेक करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट क्या होता है। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम यहां लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखो हमने इसके ऊपर टी लिखे, इसका मतलब हमें उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -4 1 4 -3 0 4 और -3 1 3। तो ये देखिए ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखे और इसके ऊपर टी लिखना है। ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किए यही मैट्रिक्स हमने यहां लिख दिए और इसके ऊपर हमने टी लिखे, इसका मतलब अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो चलो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना मतलब क्या? ट्रांसपोज करना मतलब रो और कॉलम का पोजीशन एक्सचेंज करना। इसका मतलब जो एलिमेंट्स रो में लिखे हैं उसको कॉलम में लिखना है, या उल्टा बोलो जो एलिमेंट्स कॉलम में लिखे हैं उसको रो में लिखना है। तो चलो हम यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट रो, हम ये एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -4 1 4। देन ये सेकंड रो, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे -3 0 4 और ये थर्ड रो के एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में लिखेंगे -3 1 3। तो फाइनली हमने यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया है। इट मींस हमने गिवन जो मैट्रिक्स था, ये गिवन मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। और अब क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये एडजॉइंट खुद वही मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है। देखिए ये जो हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किए, ये एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वही मैट्रिक्स आ चुका है जो गिवन मैट्रिक्स था। ये देखिए ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट खुद वही मैट्रिक्स आया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो शो करने के लिए कहा है, जो प्रूफ करने के लिए कहा है, वो हमने प्रूफ कर लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहाँ पे ये जो पहला मैट्रिक्स था इसको हम दैट इज 1 कहेंगे और इसको हम इसको 2 कहेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 that is adjoint of A is equal to that is given matrix A। ऐसा हमने यहां लिख दिए। तो फाइनली जो शो करने के लिए कहा था, जो प्रूफ करने के लिए कहा था, वो हमने प्रूफ कर लिए। तो अब हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। हमने ये तो प्रूफ कर लिए कि वो खुद उसका एडजॉइंट है। देन क्वेश्चन में आगे लिखा है आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। अब हमें ये मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स है, अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही इसका इनवर्स पॉसिबल है। वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पहचानना, उसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल वीडियो इसके पहले बनाए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहां से आपका कॉन्सेप्ट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम इसको चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे चेक करना, तो उसके लिए इसका डिटरमिनेंट हम लेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 रहेगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो चलो हम इसको चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे। वो जो ए मैट्रिक्स है दैट इज -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3। तो चलो देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या निकलता है। तो हम यहां पे डिटरमिनेंट निकालेंगे। वैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना कैसे, वो भी हमने इसके पहले बताए थे। तो सबसे पहले -4 लेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ो और 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये 0 0 -4, देन ये +3 हो जाएगा। देन इसका रो कॉलम छोड़ो तो ये हो जाएगा 3 -4 और ये -3। इसका रो कॉलम छोड़ो तो ये होगा 4 -0। तो चलो देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4 4 ये हो गया 16। देन ये हो गया दैट इज -1 और ये हो गया -3 और ये 4 3 12, तो ये हो गया -12। ठीक है, और अब इसका आंसर क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा, देखिए 4 -3 कितना, 4 -3 यहां पे 13, 13 -12 कितना 1। तो फाइनली यहां पे मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला, 1 निकला है। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका इनवर्स अब पॉसिबल है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि
मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल है ऐसा हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। हमें ए मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, तो ए मैट्रिक्स को हमें चेक करना था पहले कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं, तो वो हमने चेक किए, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है, वो हमने लिख दिए। तो चलो अब हम फाइनली इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहां लिखेंगे दैट इज ए इनवर्स। ए इनवर्स ऐसा हम लिखेंगे, और फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। ये है इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला। और अब हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए न्यूमरेटर में लिखेंगे और मॉड ऑफ ए डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मॉड ऑफ ए का आंसर हमें पता है 1, तो हम यहां पे डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो ये हम यहां पे न्यूमरेटर में लिख देंगे, और लिखने के बाद हम ये इसको ऐसा लिखेंगे -4 -3 101 443। तो फाइनली हमने ए इनवर्स यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। देखिए ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने न्यूमरेटर में लिख दिए, और यहां पे मॉड ऑफ ए 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमने यहां पे इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली ये जो गिवन मैट्रिक्स था, ये गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी यही मैट्रिक्स होता है, इसका इनवर्स भी यही मैट्रिक्स होता है। इसके थ्रू हमने प्रूफ कर दिए। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये फिर से वही मैट्रिक्स है। ये देखिए हमने ए इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ए का इनवर्स कर लिए हैं, और इनवर्स करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आया है। इसका एडजॉइंट भी वही है और इसका इनवर्स भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में यहां लिखा है हेंस सॉल्व द सिस्टम। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व करना है। यहां पे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, और अब ये तीनों को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ये जो 3 इक्वेशंस दिए हैं उसके तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं वो ये मैट्रिक्स के साथ मैच करते हैं। देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है और y 0 है, इसका मतलब 101। तो देखिए यहां पे सेकंड रो में 101 लिखा है। और इसका जो थर्ड इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स है 443, तो देखिए यहां पे 443 है। लेकिन फर्स्ट जो इक्वेशन है 433, यहां पे है 4 -3 यहां पे सभी एलिमेंट्स माइनस में है, यहां प्लस में है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में -2 है, हम एक काम करते हैं ये माइनस को पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा बोलो ये माइनस इधर लेके आ जाओ, तो ये सभी एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, ये एलिमेंट प्लस हो जाएगा। तो फिर से ये इक्वेशन जो है वो आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम इसको दूसरे तरह से ऐसा लिख रहे हैं, कैन बी रिटन एज दैट इज -4x -3y -3z equals to 2, then x plus z equals to 0, और 4x plus 4y plus 3z equals to -3। देखिए हमने क्या किए, वही 3 इक्वेशंस को हमने यहां पे डबल यहां पे लिखे, लेकिन लिखते समय हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं किए, हमने फर्स्ट इक्वेशन में चेंज किए। हमने क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन में ये जो राइट हैंड साइड में माइनस है, ये माइनस को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, तो देखिए सभी टर्म्स माइनस में हो गए। और ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म वही बनेगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो वही मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। तो चलो अब हम फाइनली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे, ये पूरे तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद देखिए ये कैसे बनता है, हम यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए हम ये तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहां पे लिखेंगे, तो तीनों इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते समय ये देखिए ऐसे 3 इक्वेशंस यहां पे बन जाएंगी, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी यहां पे डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ऐसे हम 3 इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहां पे जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स रहेगा अननोन मैट्रिक्स, और तीसरा मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये तीनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है वो हम यहां लिखेंगे। ये देखिए पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, -4 -3 -3, तो वो हम यहां लिखेंगे -4 -3 -3। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है 1 0 1, और थर्ड इक्वेशन में है 4 4 3, ठीक है।
और अब सेकंड मैट्रिक्स में लिखो एक्स वाई जेड जो कि अननोन है, और अब राइट साइड के यहाँ पे कांस्टेंट जो है 2 0 -3, तो हम यहां लिखेंगे 2 0 -3। तो फाइनली हमने क्या किए, ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिए। और अब ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स को कहेंगे ए मैट्रिक्स, ये दूसरे मैट्रिक्स को कहेंगे एक्स मैट्रिक्स, और ये तीसरे मैट्रिक्स को कहेंगे बी मैट्रिक्स, और फिर हम यहां से एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो पहला मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ये दूसरा मैट्रिक्स एक्स और तीसरा मैट्रिक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमने यहां यही लिखा है ए एक्स इक्वल्स टू बी। और यहां पे हमें वेयर में लिखना पड़ेगा ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। वेयर ए माने जो गिवन मैट्रिक्स था वो हमें फिर से लिखना पड़ेगा -4 -3 देन 1 0 1 और देन है 4 4 3 1 0 1 4 4 3। ये देखिए ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिए। एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो एक्स मैट्रिक्स माने एक्स वाई जेड है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, और बी माने क्या है, तो बी माने जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा 2 0 -3। तो ये हमने यहां पे ए एक्स और बी को हमने मेंशन कर दिए। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन मिला ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो जैसा हमने कहा था हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए को इधर शिफ्ट करेंगे। अगर आप ए को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये देखिए हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें a को उधर शिफ्ट करना है, तो वो बन गया a इनवर्स b। और अब a इनवर्स हमारे पास है ऑलरेडी, देखिए a इनवर्स, ये देखिए a इनवर्स हमने ऑलरेडी यहां पहले ही फाइंड आउट करके रखा है, यही a इनवर्स हमें यहां लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे -4 -3 -3, ये खुद वही मैट्रिक्स है जो हम यहां लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स भी वही था और एडजॉइंट भी वही था, तो यहां पे ये लिखना काफी आसान है। तो ये देखिए, तो फाइनली हमने यहां पे x फाइंड आउट करने के लिए a इनवर्स भी, ऐसा हमने यहां पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहां लिख दिए। और अब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना। अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चलो चेक करेंगे। हमने क्या कहा, पहले मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स है, देखो पहले मैट्रिक्स के रो में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना। देखो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है, इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3 एलिमेंट। इसका मतलब यहां पे दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो चलो हम यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में x है, ये x के जगह हम यहां पे एक्स वाई जेड ऐसा कॉलम मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि x माने एक्स वाई जेड होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिख दिए। और अब हमें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड आ गया। और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन करना काफी आसान है, रो इंटू कॉलम करना होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, और 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ये देखिए, ये रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक टर्म को एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू 2 दैट इज -8, -3 इंटू 0 दैट इज 0, -3 इंटू -3 ये हो गया +9। तो ये हमने ऐसा लिख दिए, ठीक है। 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देन ये सेकंड रो और ये कॉलम 1 इंटू 2 दैट इज 2 +0, और ये 1 इंटू 3 दैट इज -3, ठीक है। देन थर्ड रो और कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 ये हो गया 8, देन ये 0 और ये -9। और अब फाइनली यहां पे हमें लास्ट ये जो फॉर्म मिलेगा, यही से हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो देखिए -8 और 9, तो ये हो गया 1, देन यहां पे बना -1 और यहां पे बना -1। तो फाइनली 1 -1 1 ऐसा हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू -1, और यहां पे x y z हमें मिल गया। इट मींस प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कहा था कि गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, तो ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं।
आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।